नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती हैं कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन को लगता है कि न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ न्याय तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से इनकी बात उठ नहीं पाती, कभी ढंग से इनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं की जाती। हमारा ये शो पीड़ितों की आवाज भी बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को शक्ल देने की एक कोशिश है हमारा यह शो लेकर रहेंगे न्याय। लेकर रहेंगे न्याय में आज बात इंदौर आरटीओ विभाग की। विभाग पर लापरवाही और दलालों से मिलीभगत का आरोप लग रहा है। इंदौर की रहने वाली मीरा मालवीय का आरोप है कि उनके पति की मौत के बाद उनकी कार किसी और के नाम ट्रांसफर कर दी गई और उनको कोई जानकारी तक नहीं दी गई। आरटीओ विभाग ने ऐसा क्यों किया? जो किया वो भूल से किया या फिर विभाग में दलालों के साथ मिलीभगत का कोई खेल चल रहा है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एमपी में अजब गजब कारनामा, कार ट्रांसफर में मनमानी का आरोप, बिना जानकारी के किसी और के नाम कर दी कार, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप। इंदौर के मंगल नगर निवासी संतोष मालवीय ने 2014-15 में एक कार खरीदी थी। संतोष ने कार पर लोन भी लिया था। इसके बाद उन्होंने 2019 में टॉपअप ले लिया। संतोष की पत्नी मीरा मालवीय के मुताबिक उनके पति लगातार किश्त भर रहे थे, लेकिन जुलाई 2021 में संतोष की मौत हो गई। मौत के बाद उनका इंश्योरेंस क्लेम आया, जिसके बाद लोन कंपनी ने मीरा मालवीय से क्लेम के पूरे पैसे की डिमांड की और कहा कि सेटलमेंट के बाद जो अमाउंट बचेगा वो परिवार को वापस कर दिया जाएगा। मीरा का आरोप है कि वो चेक लेकर कंपनी में गईं, लेकिन उन्हें वहां लोन खत्म करने का डॉक्यूमेंट नहीं दिया जा रहा था, इसलिए उन्होंने चेक नहीं दिया। इसके कुछ समय बाद कंपनी वाले उनके घर आए और लोन जमा करने के लिए कहने लगे। बाद में 2023 में रिकवरी वालों ने उनके बेटे से कार छीन ली। इसकी शिकायत लसूड़िया थाने में की गई तो कंपनी वालों ने कार के बदले में शिकायत वापस लेने के लिए कहा, लेकिन शिकायत वापस लेने के बाद भी कंपनी ने कार वापस नहीं की और 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगे। मीरा मालवीय का आरोप है कि कार उनके पति के नाम पर थी। बिना डेथ सर्टिफिकेट और बिना एनओसी के 20 जून 2022 को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी साजिद पटेल के नाम ट्रांसफर कर दी गई। मीरा ने कंपनी के कर्मचारियों, आरटीओ एजेंट्स और विभाग के कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। आरटीओ विभाग में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक नया मामला सामने आया है, जो कि पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। हम आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मैडम, आरटीओ में आपकी बिगर आपको बताए कार ट्रांसफ़र कर दी गई है, तो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये है कि मेरे पति ने 2019 में बजाज फाइनेंस इस पर वो करवाया था, लोन कराया था और 2021 में वो एक्सपायर हो गए। अब एक्सपायर होने के बाद जो उनका इंश्योरेंस का पैसा आया है, तो जो कंपनी वाले थे वो हमसे मांग रहे थे और उसके ब्याह में उनको देने भी गए, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब जो उनका वो था कि नहीं नहीं हमको तो पैसा हमें ही चाहिए, ये वो करने के बावजूद भी जब मैंने उनको पैसे नहीं दिए तो उन्होंने बच्चे से गाड़ी छीन ली और बोले कि सीज़ कर ली है। सीजिंग के बाद भी गाड़ी कब ट्रांसफ़र हो गई है आरटीओ से, और जो कि मेरे पति जीवित नहीं थे, उनके मृत होने के बावजूद उनके गलत सिग्नेचर किए गए हैं और गलत आधार कार्ड लगाया गया है उसमें। क्या तो देखिए, ये हमारे साथ पीड़िता थी जो लगातार कई आरोप लगा रही है, आरटीओ विभाग पे भी लगा रही है और पिछले कई 3 सालों से थानों के भी चक्कर लगा रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि महिला को न्याय मिल पाता है कि नहीं। आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि जांच की जा रही है, अगर कुछ गलत हुआ तो ट्रांसफर कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकर रहेंगे न्याय में आज हम मीरा मालवीय की आवाज बन रहे हैं। सवाल कर रहे हैं इंदौर आरटीओ से कि अगर मीरा के आरोप सही हैं, तो फिर पीड़ित को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? टीम न्यूज स्टेट।
और बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। स्वाति अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से। और साथ ही मीरा मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप पीड़ित हैं। शुरुआत अश्विनी जी मैं आपसे ही कर रहा हूँ। पूरी कहानी आपने समझ ली हमारी रिपोर्ट के जरिए, क्या आपको समझ में आ रहा है सर, और जो समझ में आ रहा है उस पर आपका टेक? देखिए, ये सरासर फ्रॉड है। एक ऐसे केस में जिसमें डेथ हो गई, कार में ट्रांसफर करने के लिए जब डेथ हो गई तो या तो सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, या नॉमिनी जिसके नाम पर कार आनी है उसके नाम पर कार लेजिटिमेटली आरटीओ ऑफिस से ट्रांसफर होनी चाहिए। यहाँ इस केस में जो लोन प्रोवाइडर है, ना तो उसने जो है ये वेरीफाई किया, या वेरीफाई कर भी लिया तो गलत आधार कार्ड, गलत सूचना के आधार पर ट्रांसफर कर। तो प्रथम दृष्टया जो ऑफेंस बनता है वो ऑफेंस बनता है धोखाधड़ी का। भी देखिए, अब अब्दुल्ला आजम को 2 पासपोर्ट रखने के केस में 7 साल की सजा भी हुई। तो ये चीटिंग है सरासर उस महिला के साथ। नंबर 2, जो भी लोग इसमें कॉमन इंटेंशन में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो आरटीओ ऑफिस के भी लोग हों, क्योंकि उनके पास भी वेरीफाई करने का किसी भी आधार कार्ड को, किसी भी रिकॉर्ड को पूरा डॉक्यूमेंट होता है, तो उन्होंने वेरीफाई नहीं किया तो वहां जो एजेंट हैं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और तीसरा, जो फॉल्स प्रॉमिस जिन लोगों ने किया कि आप पैसा हमें दीजिए, क्योंकि पैसा चेक लेकर के गई, चेक लेने के बाद भी, चेक लेकर जाने के बाद भी उन्होंने पैसा नहीं लिया, फॉल्स प्रॉमिस करते रहे और इनके मना करने के बाद गाड़ी को जो है उसको ट्रांसफर कर दिया। तो एक से ज्यादा लोग जो भी इन्वॉल्व, उन सब के ऊपर एफआईआर, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है। उसके अलावा टॉर्शियस लाइबिलिटी भी होती है, सिविल लाइबिलिटी भी, कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकती हैं, खास तौर से उन ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। और ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने जो है आप देखा नहीं। गवर्नमेंट की इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इक्विप्ड है सारी मशीनरी, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ये देखने के लिए कोई फ्रॉड ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, फ्रॉड व्यक्ति के नाम पर तो गाड़ी नहीं चढ़ रही है, कोई इसमें एलिजिटिमेसी तो इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए इसमें क्रिमिनल केस भी बनता है और सिविल केस भी बनता है। ठीक है, अतीत में ऐसे अगर कुछ उदाहरण थे वो भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्वाति अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रिपोर्ट देखने के बाद आपका टेक, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या एक प्रकार का फर्जीवाड़ा है, धोखा हुआ है? कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, या फिर आरोपों में कोई आशंका, कोई लूपहोल आपको नजर आ रहा है? जी नमस्कार। जैसा कि हमारे एडवोकेट अश्विनी जी ने ऑलरेडी सारी चीजें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें उन्होंने कॉमन इंटेंशन को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, फॉल्स प्रॉमिस को भी एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली तो क्रिमिनल लाइबिलिटी ही बनती है, और सिविल लाइबिलिटी में कॉम्पनसेशन हम तब ले पाएंगे जबकि ये प्रूफ हो जाए कि वो इनके हस्बैंड की कार थी और व्हीकल थी, और दूसरे के नाम से इसको ट्रांसफर कर दिया गया। बट बेसिकली तो एफआईआर ही, रजिस्ट्रेशन से ही हमारा पर्पस सॉल्व हो पाएगा। सबसे पहले तो आप ये कह रही कि इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए। आवाज इको कर रही है तो आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल टू। ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्वाति जी, आप ये कह रही कि सबसे पहले तो इस मामले में एफआईआर होनी चाहिए। बट मुझे इको हो रही है आवाज। ओके, चलिए मैं ऑडियो दुरुस्त करवाता हूँ। अश्विनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये जो मीरा मालवीय जी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी कार की रिकवरी कर ली गई, और उसके बदले में जब हमने जाकर एफआईआर करवाई और हमने कहा कि कार जबरदस्ती उठाकर लेकर चले गए, तो लोन कंपनी की तरफ से कहा गया कि आप एफआईआर वापस ले लीजिए, हम आपको कार वापस कर देंगे। वैसा नहीं हुआ। पहला फॉल्ट यहां नजर आ रहा है, पहला फ्रॉड यहां नजर आ रहा है। और दूसरा ये कि उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया, किसी ने मांगा नहीं, एनओसी साइन करके नहीं दिया, और उसके बावजूद कार ट्रांसफर हो गई। देखिए, रिकवरी तो एक लेजिटिमेट प्रोसेस हो गया, जिसमें जो कोर्ट है वो ऑर्डर करती है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी या कोई व्यक्ति जो है उसको लेजिटिमेटली लेता है। ये तो गुंडागर्दी है और जबरदस्ती गाड़ी उठाकर ले जाना, यानी किसी की दूसरे की कस्टडी से, जो लेजिटिमेटली लीगली जिसकी कस्टडी में है उसकी कस्टडी से उसको छुड़ाना। तो यहाँ क्रिमिनल केस हो रही थी, सीधा साफ तौर पर यहाँ पर वो क्रिमिनल केस बनता है जो लोग गाड़ी लेने के लिए आए इनके पास। दूसरा, जब इन्होंने लॉफुली इन्फॉर्म किया जा करके इंश्योरेंस कंपनी को, मेरे पति की डेथ हो गई है
और जो इंश्योरेंस का पैसा है उस पैसे से इसके मैं पैसे भी पे करना चाहता हूं, और कितना बकाया है कितना बकाया नहीं, क्योंकि आप गाड़ी उठाने का वो सिलसिला जो एजेंट्स आते थे उठा के लेके चले जाते थे, नाउ दिस ओल्ड स्टोरी नाउ। Okay. अब तो सीधे सीधे कोर्ट के ऑर्डर के बाद आप, वो भी कोर्ट के ऑर्डर से जब तक कि बैलिफ नहीं जाएगा साथ में गाड़ी को रिकवर करवाने के लिए, तब तक आप गाड़ी को उठा नहीं। अगर आप ऐसा उठाते हैं तो ये सीधे सीधे चोरी के केस में भी आएगा, थेफ्ट के केस में आएगा, रॉबरी के केस में आएगा। तो आके उठा लेना। और उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट के साथ आप जब गाड़ी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करते हैं तो प्रॉपर फॉर्म 2930 साइन होता है। प्रॉपरली आप उसमें डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है हम गाड़ी बेच रहे हैं, और एक कंसिडरेशन अमाउंट दिखाते हैं। तो ये सब अगर फ्रॉड बनाया गया है तो यही तो भारतीय न्याय संहिता और पहले का जो इंडियन पिनल कोड है सेक्शन 420, यही तो चीटिंग है, फोर्जरी है, डॉक्यूमेंट्स की मैनिपुलेशन है, डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है गलत इंटेंशन के लिए, दूसरे व्यक्ति को, जो व्यक्ति का सिग्नेचर नहीं उसके सिग्नेचर मारना, यही सब ऑफेंसेस। और मैं समझता हूं कि मीरा मालवीय जी को तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर के लिखित में अपनी कंप्लेंट देनी चाहिए, उस कंप्लेंट को रिसीव करवाना चाहिए और पुलिस से कहना चाहिए कि आप तुरंत एक्शन लीजिए, क्योंकि प्रथम दृष्टया इसमें क्रिमिनल ऑफेंस कमिट हुआ है। ओके, मीरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीरा जी, क्या आपने एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश की? आप कहां पर गए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, और फिर आपको क्या कहा गया? सर पहले तो जब गाड़ी उठी थी तब हमने जिस क्षेत्र से गाड़ी उठी थी, हेलो आपको आवाज आ रही जी है सर? जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए आप। हाँ, तो ये जो निपानिया क्षेत्र था, हमारा रेस्टोरेंट था वहां से बेटे से गाड़ी छीन कर ले गए थे, तो वहाँ लगता है लसुड़िया थाना। मैंने वहां पर एफआईआर दर्ज कराई थी कि भाई मारपीट की गाड़ी चोरी हुई है, सीज करके ले गए हैं। लेकिन वहां पुलिस वालों ने हम पे ये दबाव बनाया और हम ही को गलत ठहराते हुए उनसे सेटलमेंट करवाते हुए ये बोला गया कि आप सेटलमेंट से कर लो, आपको गाड़ी मिल जाएगी। ओके जो कि सर उसके बाद भी गाड़ी हमारे पास नहीं आएगी। ओके, जी। आप ये कह रहे हैं कि आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई, उल्टा आपके ऊपर दबाव डाला गया सेटलमेंट के लिए? हाँ जी। ओके, और जब आपको गाड़ी नहीं मिली उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर आप क्या आरटीओ दफ्तर गई कि आपने वहां पर सवाल किया कि बगैर एनओसी, बगैर डेथ सर्टिफिकेट मेरी गाड़ी कैसे ट्रांसफर हो गई किसी और के नाम? क्या कहा गया आपको? हाँ सर, पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हमारी गाड़ी ट्रांसफर हो गई है। जी तो हमने जब एमपी व्हीकल पर देखा, जो आजकल ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाया जाता है, जो कि ऑनर के नाम रहती चीजें, उस पर इनका नाम नहीं था, ऑनर का, मेरे हस्बैंड का, वो किसी और ही के नाम पे बता रहे थे। तब हमें पता चला कि गाड़ी ट्रांसफर हो गई है। और जब इसकी जानकारी मैं आरटीओ में लेने गई तो आरटीओ से ना ही तो मुझे पूरे दस्तावेज दिए गए हैं और ना ही मुझे कोई जानकारी दी गई है वहां से। ओके, और अभी तक भी सर वहां से कोई जानकारी नहीं मिली मुझे। आरटीओ की तरफ से कोई कोऑपरेशन आपको नहीं मिल रहा है, आप ये कह रही हैं? जी सर। ठीक है मीरा जी, एक बात और समझा दीजिए इससे पहले कि हम वकील साहब से चर्चा को आगे बढ़ाएं। आपके पति ने जो लोन लिया था वो कार लोन था या अपने कार पर उन्होंने कोई लोन लिया था और बाद में उसको टॉप अप करवाया? हाँ सर, एक्चुअली उन्होंने गाड़ी 2014 में ली थी। और ये रीफाइनेंस किया था उन्होंने 2019 में। ओके, और कार पर उन्होंने लोन लिया था 2019 में, आप ये कह रही हैं? हाँ, रीफाइनेंस किया था सर, तब टॉप अप लिया था। ओके ओके, पहला पैसा चला गया। और बाद में जब इंश्योरेंस क्लेम हुआ और वो सेटलमेंट हुआ, आपको पैसे मिले, तो आपने बताया कि आप चेक लेकर गई थी लोन कंपनी के पास, लेकिन वहां पर कोई भरोसा आपको नहीं दिया जा रहा था कि लोन क्लोज हो जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिया जा रहा था, या जो अमाउंट बचेगा वो आपको वापस नहीं किया जा रहा था, ऐसा कोई भरोसा आपको नहीं दिया जा रहा था, ये आप बता रही थी? नहीं सर, वहां से ना तो कोई फोरक्लोजर दिया जा रहा था, ना कोई सेटलमेंट लेटर्स दिया जा रहा था, और ना ही मतलब मुझे कुछ लिखित में भी नहीं दिया जा रहा था कि आप ये चेक हमें दे रहे हैं तो ये किस बिहाफ में दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं दिया जा रहा था सर। ठीक है, स्वाति जी, अगर अब आपको आवाज आ रही हो, जितनी बातें हमें समझ में आ रही कि हो सकता है कि लोन का कुछ पैसा बचा रहा हो सकता है कि लोन कंपनी को पूरा पैसा ना मिल पाया हो, ये एक बात है। उस लोन अमाउंट उसको मिलना चाहिए, वो एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन कार की रिकवरी कर लेना, उसे खींच ले जाना, जैसा कि अश्वनी सर कह रहे हैं कि अब तो ये परमिटेबल नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, एक प्रकार की चोरी मानी जाएगी। तो क्या एक अपराध ये किया गया लोन कंपनी की तरफ से, और बाद में क्या उसी कार को रीसेल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया होगा किसी और के नाम ट्रांसफर करने के लिए? ये आपको समझ में आ रहा है इसमें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज की डेट में कोई भी लोन कंपनी, कोई भी बैंक जिसने लोन दिया,
वो इस तरीके से कार को स्नैच नहीं, खींच करके नहीं ले जा सकती। और इस तरीके से अगर वो कार लेकर के जाती है कि हमने कोई डिफ़ॉल्ट किया है लोन के पेमेंट में, तो वो काइंड ऑफ थेफ्ट हो जाएगा और वो चोरी का एक मुकदमा तो इनके अगेंस्ट रजिस्टर हो ही जाएगा। इन दैट कंडीशन कि आई एम रेडी टू पे, और मैं हमेशा से ये पूछ रही हूँ कि भाई बता दो कि कितना पेमेंट हमारा लोन का बाकी है, एंड आई एम रेडी टू पे। बट अगर आप ये बता भी नहीं रहे हैं कि हमारा कितना पेमेंट बाकी है और इस तरीके का आप एक्ट कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही इलीगल है और लॉ इसको कहीं से भी आपको परमिशन नहीं देता। जब व्हेन आई एम रेडी टू पे, तो आप मुझे बता दीजिए कि मेरा कितना पेमेंट बाकी है। सही बात। अंटिल कि आप हमें हमारा रेस्ट अमाउंट ही नहीं बताएंगे तो कैसे पेमेंट कैसे होगा। सो मैं आपको एडवाइस करूंगी मीरा जी कि आप इन राइटिंग एक एप्लीकेशन बैंक में लगाइए कि कितना पेमेंट जमा हो चुका था और लोन का कितना अमाउंट ड्यू था, और जो भी अमाउंट ड्यू था आप हमेशा से उसको पे करने के लिए रेडी थी और आज भी रेडी हैं, और उसी इंटरेस्ट रेट के साथ, आज के इंटरेस्ट रेट के साथ नहीं। लेकिन स्वाति जी, ये सारी चीजें तो तब संभव हैं जब वो गाड़ी मीरा जी के नाम पर हो या उनके पति के नाम पर ही बरकरार रहे। वो गाड़ी तो ट्रांसफर हो गई हो, तो किसी और के नाम चली गई है, तो फिर ये लोन अगर क्लोज भी करने जाएंगी तो कौन सा लोन क्लोज करेंगी, किस चीज का लोन क्लोज करेंगी? मैं अगर गाड़ी इसीलिए इनकी तो नहीं है हमें वो लोन पहले अपने नाम से ट्रांसफर कराना था, तो हम ट्रांसफर की जब एप्लीकेशन देते तो उस एप्लीकेशन के साथ ड्यू अमाउंट्स भी पूछते कि क्या कितना ड्यू है, और हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई है और आप ये लोन जो है हमारे नाम से ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये तो एक सिंपल सी प्रक्रिया थी जिसको बैंक वालों ने इंटेंशनली एक विडो को चीट करने के लिए ये सारी चीजें की कि भाई हस्बैंड की डेथ हो गई, अब ये पुअर विडो है, ये क्या ही कर सकती है, तो उन्होंने कार हमारी उठवाई और दूसरे के नाम से ट्रांसफर कर दिया। प्रथम दृष्टया ये टॉप टू बॉटम चीटिंग का मामला लग रहा है सर, हर लेवल पर। आप इस पर कुछ काउंटर करना चाहते हैं वो भी बताइएगा, और साथ ही साथ नॉमिनी के अधिकार क्या कहते हैं ऐसे मामलों में? देखिए, चीटिंग तो प्रथम दृष्टया है ही, और ये एक मीरा अग्रवाल नहीं, मीरा अग्रवाल तो एक चेहरा है। ऐसे देश में तमाम इंश्योरेंस कंपनी सारे इलीगल काम करते हुए इसी तरह के कार्य करें। अगर अभी एक इंक्वायरी हो जाए और एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी में ये चले कि कौन कौन सी ऐसी कार फाइनेंस कंपनीज हैं जहां से इस तरह से गलत तरीके से इलिजिटिमेटली बिना किसी ऑर्डर के गाड़ियां खींच के लाते हैं और अननोन डेस्टिनेशन पे बेच देते हैं, और बकायेदार जो उसका लोन लेने वाला है उसके ऊपर सब कुछ देने के बाद भी लोन स्टैंडिंग रहता है। ये बड़ी यूनिवर्सल प्रैक्टिस उन्होंने बना लिया है। और पुलिस, जैसा मीरा जी ने बताया कि पुलिस में जब वो गई तो पुलिस ने मामले को बोला कि आप समझाइए, यानी पुलिस जो है इसमें जांच नहीं करना चाहती थी, तो उनको सीनियर ऑफिसर्स के पास जाना चाहिए, और उसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स के बाद अगर वो भी नहीं करते हैं तो कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन देनी चाहिए। क्योंकि अगर मीरा अग्रवाल जी जैसे जो लोग इस अन्याय के खिलाफ जिस तरह से हो रहा है, अगर शांत बैठ जाएंगे तो ये तो अपराध इस तरह के कारित होते रहेंगे, और देखिए किस तरह से लोग परेशान होते रहते हैं। और आपने ये मुद्दा उठाया, न्यूज नेशन ने यह मुद्दा उठाया, इसको हाईलाइट किया, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा, आपने कहा कि नॉमिनी के जो अधिकार हैं, नॉमिनी इक्वली उन्हीं राइट्स के लिए जो ओरिजिनल ओनर है या ओरिजिनल जिसके नाम पर गाड़ी है या कोई और है, उसी तरह के अधिकार होते हैं अगर नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है तो। इस केस में ये है, पत्नी ये गई वहां पर बैंक इंश्योरेंस कंपनी उन्होंने कहा कि हम पैसा देना चाहते हैं, हमारे पति की डेथ हो गई है। इसका मतलब यह कि वेल इन्फॉर्म किया, तो इंफॉर्मेशन दिया, उस सब के बाद भी, उस इंफॉर्मेशन के नॉलेज में होते हुए भी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो कृत्य किया वो कृत्य आपराधिक श्रेणी में आता है। और टॉर्शियस लायबिलिटी में इसलिए इसमें कहूंगा क्योंकि गाड़ी इनके कब्जे से बिना इनके ऑथराइजेशन के, बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के उठा के ले गए, तो उस समय से अब तक जो इन्होंने सफर किया, गाड़ी होती, इनके तमाम काम सफल होते, लेकर गए, मेंटल पीस, मेंटल एगनी, इनके डैमेजेस, ये सब तो सिविल लायबिलिटी के अंदर आएंगे, और सिविल लायबिलिटी के उसमें ये जो है सिविल भी क्लेम कर सकती हैं। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया बड़ी लंबी है, और जैसा उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने जो उनके साथ किया ये बड़ी आम बात है। इसीलिए हम जो है एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस फोर्स की जहां बात करते हैं
वहां हम कमी आ जाते हैं। हम न्याय तो हमने बदल दिया, भारतीय न्याय संहिता ले आए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ले आए, न्याय प्रदान करना हमारा मोटिव हो गया। लेकिन आज भी अगर पुलिस वही रहेगी, पुलिस एक्ट जो लॉर्ड मैकाले के समय बनाए गए कानून की थी, जो कॉलोनियल उसकी थी, तो न्याय कहां मिलेगा? इसलिए जरूरी है कि ऐसे केसेस में तुरंत जो है ये, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तुरंत एफआईआर दर्ज करके जांच करना चाहिए। यही आरोप तो मीरा जी लगा भी रही हैं कि जब हम एफआईआर करने के लिए गए तो हमें कहा गया कि आप सेटलमेंट कर लीजिए, आप एफआईआर मत करिए। मीरा जी, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहती हैं अश्वनी जी से या स्वाति जी से, जिसके जरिए आपको मदद मिल पाए कि आप अपने केस को कैसे आगे बढ़ा पाएं, लड़ाई कैसे लड़ पाएं, अगर आपके मन में कोई सवाल है। सर, इसमें मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि इसमें जो मेरे पति के जाली सिग्नेचर किए गए हैं, जो कि वो नहीं होने के बावजूद नॉमिनी के कोई राइट्स नहीं फॉलो करते हुए भी इन्होंने जो प्रक्रिया की है, उसकी जांच की जाए। और अब मुझे न्याय कैसे दिया जाएगा, ये तो आप ही बता सकते हैं सर। नहीं, इसके लिए आपको लेकिन पुलिस में, ठीक है अश्वनी जी जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए उसको ध्यान से। देखिए, पुलिस ने अगर थाने ने नहीं एफआईआर दर्ज की तो आप एसपी से जो वहां के हैं उनसे जाकर के मिलिए और अपनी लिखित में शिकायत वहां दर्ज करवाइए। कुछ दिन इंतजार करिए, अगर वो भी नहीं करते हैं तो उसके बाद जो आपका जुरिस्डिक्शनल कोर्ट है, यानी जहां पर आप रहती हैं वहां पर जो सबसे नियरेस्ट आपकी अदालत है, जहां का आपका क्षेत्राधिकार उस थाने का लगता है, वहां सीजेएम के यहाँ आप एप्लीकेशन लगवाइए और उनसे एफआईआर दर्ज करिए। एफआईआर इसलिए दर्ज होनी चाहिए क्योंकि आपके पति की मृत्यु के बाद उनके सिग्नेचर गलत तरीके से हुए, तो इसमें प्रथम दृष्टया तो वैसे भी अपराध कारित होता है और इसीलिए पुलिस आनाकानी कर रही है कि उसको जांच करनी पड़ेगी, और जांच करनी पड़ेगी तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे लोग लपेटे में आएंगे, आरटीओ ऑफिस के भी बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो भी लपेटे में आ सकते हैं। लेकिन अन्याय के खिलाफ चुप रहना जो है, न्याय लेने की प्रक्रिया में बाधा नहीं बनना चाहिए। इसलिए न्याय लेकर रहेंगे का सोल मोटिव तभी कंप्लीट होगा जब मीरा जी जैसे जो लोग जो हैं वो अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर के अदालतों में या पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करवाएंगे, अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है स्वाति अग्रवाल जी, अगर आप किसी केस का रेफरेंस देना चाहती हो जिसके जरिए मीरा जी को मदद मिल पाए कि अतीत में ऐसे मामले जब सामने आए थे जिसमें लोन कंपनी की तरफ से कोई फ्रॉड किया गया या फिर आरटीओ विभाग की तरफ से कोई फ्रॉड किया गया या फर्जी सिग्नेचर किया गया, तो फिर अदालत ने किस तरह की नज़ीर पेश की? स्वाति जी। देखिए, ये सब तो जब हम मैटर को कोर्ट में लेकर के आते हैं तो फिर वो हमारे पास केस लॉज होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंटिल की एफआईआर रजिस्टर ना हो और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोई मैटर कोर्ट में ना आए, तब तक तो मैं नहीं समझती हूँ कि इस तरीके के कोई केस लॉ इनको अभी कुछ भी सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है सर, इसी पर आपका टेक, कोई रेफरेंस अगर आप देना चाहें? सैकड़ों भरे पड़े हैं केसेस, हर केस के तथ्य के हिसाब से अलग अलग जजमेंट्स होती हैं, अलग अलग रूलिंग्स होती हैं। तो वो इनके जो लॉयर हैं जिनके पास मीरा जी जाएंगे वो उन्हें खुद बता देंगे, इनके तथ्यों को देखते हुए भरे पड़े हैं। आप समझिए आज के समय पर जहां टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई तो किसी भी जजमेंट को सर्च करना, खासतौर से ऐसे केसेस में स्टेट ऑफ ललिता कुमारी स्टेट ऑफ यूपी का एक शाइनिंग केस है जिसमें कि एफआईआर दर्ज करना पुलिस की प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी होती है अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस किसमें कमिट हुआ। और कॉग्निजेबल ऑफेंस इसलिए कमिट हुआ है क्योंकि इनके पति के सिग्नेचर उनकी मृत्यु के बाद करने के बाद गाड़ी ट्रांसफर हुई। मीरा जी, अब सवाल ये है, देखिए आपको सुझाव दिया गया अश्वनी जी की तरफ से भी और स्वाति जी की तरफ से भी कि इस लड़ाई में हर कोई आपकी मदद तो कर सकता है, लेकिन लड़ाई को आगे आपको ही बढ़ाना होगा, अंजाम तक आपको ही लेकर जाना होगा। सबसे पहले तो आप नज़दीकी थाने जाइए, वहां पर जाकर शिकायत करिए और आप कहिए कि आपकी एफआईआर लिखी जाए। लोन कंपनी ने अगर आपके साथ फर्जीवाड़ा किया है, आरटीओ विभाग के किसी अधिकारी ने आपके साथ फर्जीवाड़ा किया है या आपके पति की फर्जी सिग्नेचर की गई है, तो आप जाकर शिकायत दर्ज करवाइए। वहां आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप एसपी के पास जाइए, और जैसा अश्वनी जी ने कहा कि अगर वहां पर भी आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती है, एफआईआर नहीं होती है, तो आप नजदीकी कोर्ट जाइए और वहां पर जाकर अपील करिए कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मीरा जी। सर, मैंने मेरे नजदीकी थाने में इसकी कंप्लेंट दर्ज कराई थी अभी अगस्त में ही, लेकिन वहां से मुझे ये बोला गया है कि जो आरटीओ है और जो बजाज फाइनेंस कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, आरटीओ भी बहुत बड़ा है, तो इससे हम नहीं लड़ पाएंगे। थाने से मुझे ये बोला गया सर, हाँ, कि इससे हम नहीं लड़ सकते। फिर अब आगे मैं क्या करूँ, आप बताएं। फिर तो सर लड़ाई बहुत कठिन हो जाती है। कठिन तो हो ही जाती है जब इनको सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी न्याय के लिए इनको अदालत जाना चाहिए और अदालत में जाकर के अपनी इस बात को कहना चाहिए। ठीक है,
स्वाति जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपको समाधान मिल पाया होगा। अगर आपकी नज़दीकी थाने में नहीं सुनी जा रही है तो आप अदालत में जाइए, वहां पर जाकर आप एक अपील करिए और कहिए कि आपके साथ किस तरीके का फ्रॉड हुआ है, और फ्रॉड की शिकायत करवाने के लिए आप जा रही हैं तो वहां पर आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है या फिर ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई आप जिन लोगों से लड़ रही हैं मत लड़िए, वो बड़े लोग हैं। उसके बाद फिर माननीय अदालत ये तय करेगा कि इस लड़ाई को कैसे आगे लेकर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकर रहेंगे न्याय में, फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।